सो हेलो गाइस, तो ये आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है और आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किस पुस्तक ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 जीता। तो ये दोनों हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, इनके लेखक भी ध्यान में रख लो। ये जो विनिंग मिडल इंडिया नाम की बुक है, इसको लिखा है TN हरी और बाला श्रीनिवास ने, और जो दूसरी बुक है अगेंस्ट ऑल ऑड्स वाली, उसको लिखा है क्रिस गोपाल कृष्णन और कृष्णन नारायणन ने। इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए। पुरस्कार का नाम है गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज। कौन देता है? इक्विटी फर्म गाजा कैपिटल के द्वारा दिया जाता है और इंडियन बिजनेसेस पर लिखी गई पुस्तकों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर। सांस मतलब हो गया सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। मतलब इसमें क्या होता है, इस अभियान में क्या होता है? निमोनिया की रोकथाम और उसके टीकाकरण के बारे में जन जागरूकता, सोशल अवेयरनेस बढ़ाई जाती है ताकि निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु दर को कम किया जा सके। वैसे आपको याद दिला दूं, एक निमोनिया डे भी होता है जो हम 12 नवंबर को मनाते हैं, याद रखना। और अगर पूछे कि भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके का नाम क्या है, तो आंसर होगा न्यूमोसिल है, जिसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। ये भी अच्छा प्रश्न है। वैसे मणिपुर आ गया तो इसके स्टैटिक भी बनेंगे। कैपिटल इम्फाल होती है, मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह है और गवर्नर है अनुसुईया उइके। यहीं पे आपको लोकटक झील मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि दुनिया का, भारत का नहीं दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पे आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट ID शुरू की? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने, और इसे नाम दिया अपार ID, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए जो भी डिग्री है, जो स्कॉलरशिप, अवार्ड या किसी भी तरह का क्रेडिट सहित शैक्षणिक जो भी डेटा होगा वो डिजिटल रूप से केंद्रीकृत किया जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा। मतलब इस कार्ड से आपका पूरा एजुकेशनल जो भी डेटा है वो आप एक्सेस कर सकते हो बड़ी आसानी से। इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अच्छा वो स्लिप कहाँ गई, मम्मी वो कहाँ गया, अरे मेरे गुम गई है, वो ऐसे नहीं करोगे। और इस अपार ID में जो भी संख्या होगी वो कितने नंबर की या कितने डिजिट की होगी? तो 12 नंबर की होगी। जैसे आप जानते हो ना, आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? तो 12। GST 15 डिजिट का होता है। और CVV नंबर भी याद रखो। CVV क्या होता है? जो आपका ATM कार्ड आप यूज करते हो, उसके पीछे जो CVV नंबर होते हैं जिसे कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। हो सकता है ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए कभी, ध्यान में रखना। ये 3 नंबर का होता है, मतलब 3 डिजिट होती हैं इसमें। आपको याद है एक वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू हुई थी कब? 1 अगस्त 2019 को। और वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना ये 17 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। और अगर मैं पूछूं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किसने शुरू की थी? उत्तर प्रदेश ने। वन MLA वन पेंशन योजना को शुरू किया था पंजाब ने। और वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को, इसको भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। तो देखो इस तरह से हम लिंक करते हुए चीजों को कलेक्ट करते हैं ना, तो मजा आता है पढ़ने में भी कि इसी से संबंधित कितना सारा डेटा हमारे पास है। ये करंट अफेयर्स का डेटा है। तो अगर आपको पढ़ने में मजा आता है, ये क्लास अटेंड करने में अच्छा लगता है, तो प्लीज इस क्लास को सपोर्ट भी किया करो। सिर्फ इसे मैं लाइक करने के लिए बोलता हूँ, लाइक करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करो, या अगर किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा आपका वीडियो तैयार करने में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अभी बथुकम्मा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्मा फेस्टिवल। ये तेलंगाना का एक लोकप्रिय महोत्सव है, फूलों का त्योहार भी इसको आप कहते हो। और तेलंगाना में बोनालू उत्सव भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में ये श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया था अक्टूबर में ही। आप जानते हो 2023 को हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया था। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी आप कह सकते हो। फिर आपसे पूछ रहे भी काटी बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। ये असम का सबसे इंपॉर्टेंट महोत्सव होता है। कटी बिहू भी आप इसे बोलते हो। बिहू आप याद रख लो क्योंकि बिहू में अलग अलग होते हैं, जैसे कि अभी एक काटी बिहू हो गया, जनवरी में माघ बिहू होता है, फिर अप्रैल के वक्त एक बोहाग बिहू होता है, अक्टूबर में ये काटी बिहू हुआ था। तो सब में बिहू कॉमन है, तो बिहू आप याद रख लो, इसका संबंध असम से है।
फिर आपसे पूछ रहे अभी किस राज्य ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया था, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। इतना ही याद रखो यहाँ से। फिर अगला प्रश्न है, अभी शिक्षा मंत्री ने, जो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, चंद्र मिशन के लिए किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था, तो आंसर होगा अपना चंद्रयान। ये वेब पोर्टल स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें उन्हें किताबें, क्विज, पहेलियां ये सब मिलेंगी, चंद्रयान 3 के बारे में प्रेरक कहानियां भी। और इसे तैयार किया NCERT ने। उद्देश्य क्या है ये सब करने का? छात्रों के बीच लर्निंग को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना। अब चंद्रयान 3 में आपको हमेशा बताता हूँ, आपको बताया डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, तो 2-3 प्रश्न का उत्तर आप दे दो, या चलो ये मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ, आज हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हमेशा मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं कह रहा हूं कि चंद्रयान 3 से आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको आता क्या क्या है। ये बड़ा मजेदार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी अक्टूबर 2023 में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की? ब्रिटेन के साथ। ये पहली बार की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये नई दिल्ली में हुई थी 2+2 वार्ता, या आप जिसे आप 2+2 डायलॉग कहते हो। 2+2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों देशों के 2 मेंबर होते हैं, 2 उनके 2 हमारे, 2 में एक विदेश मंत्री होते हैं और एक रक्षा मंत्री होते हैं। और हमारे तो आप जानते हो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया था? बर्ड फ्लू से। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। और इसका वायरस कौन सा है? H5N1। अच्छा, भारत ये पोलियो मुक्त हो चुका है कब? 2014 में ही। लेकिन याद रखना, मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है। वैसे मलेरिया मुक्त होने का हमारा लक्ष्य है 2030 का। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी मलेरिया मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा देश कौन सा बना था? इसका उत्तर दो। अच्छा प्रश्न है ये। और वर्ल्ड की पहली वैक्सीन ये खोजी गई थी स्मॉल पॉक्स की, ये आपको पता है, जिसे आप चेचक भी कहते हो। और इसका टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा था। अभी हमारा कौन सा राज्य रेबीज मुक्त हो चुका है? तो गोवा। ये भी ध्यान में रखना। और अगर इस संगठन की बात करें, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्थापना इसकी होती है 1924 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। फिर बताओ, अभी ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना? भोपाल का। जो भोपाल का महिला पुलिस थाना है मध्य प्रदेश में, यह ISO द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना बन गया है। ISO मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और ये ISO सर्टिफिकेट अगर आपसे पूछे कितने सालों के लिए जारी किया जाता है, तो 3 सालों के लिए। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है, तो कोझिकोड है, जो आपको मिलेगा केरल में। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था 12 अक्टूबर 1973 में। और अगर मैं आपसे पूछूं देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आंसर करना मुंबई का जो माटुंगा रेलवे स्टेशन है वो। तो ये भी अच्छे प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी अक्टूबर में किसे उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया था, तो आंसर होगा रघुबर दास को। अच्छा, इनके अलावा याद रखना त्रिपुरा में भी नए गवर्नर बनाए गए थे, उनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ये दोनों आप याद रखो। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अनुसार हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो 153 आर्टिकल के अनुसार। और अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति महोदय राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ये भी ध्यान में रखो। अभी आपको बताया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये सिक्किम के बने थे नए गवर्नर, और शिव प्रताप शुक्ल ये हिमाचल प्रदेश के बने थे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 45वें स्थान पर रहा, टोटल 47 देशों में से। इंडेक्स का नाम है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। इसको मर्सर ने जारी किया था, 15वां संस्करण था। टॉप पे कौन रहा था? नीदरलैंड, सेकंड पे आइसलैंड और तीसरे पे डेनमार्क रहा। लास्ट में 47 नंबर पे अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना बड़ा खतरनाक है भैया, बड़ा न्यूज में है ये। आप मुझे बताओ अभी इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने थे और ये क्यों न्यूज में था? अभी मैंने आपको कई बार बताया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी, कब? अभी नहीं, मतलब पहले ही कर दी थी, लेकिन कब की थी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो आंसर होगा 2015 में। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न पूछ रहा है अभी विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। हर साल वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हम 20 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? देखो, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, पोरोसिस मतलब कमजोर होना। तो इस रोग में हड्डी कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है हल्की सी चोट लगने से भी हड्डी टूट जाती है।
तो थीम है बिल्ड बेटर बोन्स। अच्छा, एक साइंस का प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि रिकेट्स ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आंसर होगा विटामिन डी। और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। रिकेट्स में हड्डी कमजोर हो जाती है, बच्चों के अंदर ये होता है। और मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, तो स्टेपीज होती है जो कान की हड्डी होती है। और अगर पूछे कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है जो जांग की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है, तो जो पैर की हड्डी होती है, फिबुला जिसे कहते हैं। और स्कैपुला ये कहाँ की हड्डी है, ये कंधे की हड्डी होती है स्कैपुला। मैंडिबल आपने सुना होगा, मैंडिबल कहाँ की हड्डी है, ये निचले जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहते हैं। और हड्डियों की स्टडी को क्या कहते हैं, हड्डी हड्डी कर रहे हैं बार बार, हड्डी हड्डी क्या, हड्डी की स्टडी को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियो मतलब हड्डी, लॉजी मतलब स्टडी करना, ऑस्टियोलॉजी। याद रखना, साइंस के कई इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज कराए। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर नाम की बुक को किसने लिखा? अश्विनी कुमार ने लिखा है। ये हमारे पूर्व कानून मंत्री हैं। अच्छा, कानून मंत्री से एक बढ़िया प्रश्न बनता है आपके लिए, अभी वर्तमान में कानून मंत्रालय किसके पास है या कानून मंत्री कौन है? आप में से कौन बताएगा इसका उत्तर क्या है? हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पाट मित्रो एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा वस्त्र मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो अभी कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए ये पाट मित्रो नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन को भारतीय जूट निगम ने तैयार किया है। और इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जूट किसानों को एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। 6 भाषाओं में ये एप्लीकेशन उपलब्ध रहेगी। जैसे हमारे कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। और टेक्सटाइल से एक प्रश्न और याद रखना है आपको कि भारत टेक्स 2024 का आयोजन होगा भारत में, नई दिल्ली में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होने वाला है। फिर अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। केरल जिसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम होती है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। फिर अगला प्रश्न है, अभी जनवरी 2024 में ही यानी कि जनवरी के लास्ट में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो याद रखना कौन सा संस्करण है, 6ठा संस्करण है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 शहरों में होगा ये, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में, 19 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2024 तक। और इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? वीर मंगाई। और याद रखना पहली बार इसमें स्क्वैश गेम को भी शामिल किया जाएगा। और अभी लेटेस्ट आपको बताऊं तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसका शुभंकर क्या था? आशा। उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। और यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 3रा संस्करण हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था और उसका शुभंकर जीतू था, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। बारासिंगा ये स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का। और इसमें टॉप पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। और अभी पहली बार, अभी दिसंबर में ही पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन भी हुआ था 2023 में। उसका शुभंकर था उज्ज्वला, जो रिप्रेजेंट करता है गोरैया चिड़िया को। उसमें टॉप पे हरियाणा था, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे तमिलनाडु था। लो, मैंने आपका पूरा रिवीजन करवा दिया यहाँ पे, ध्यान रखना ये अब याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में कितनी भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 6 को। अब वो 6 विरासतें कौन कौन सी और कौन सा सम्मान मिला, ये लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी। एक बार मैं रीड भी कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। जैसे कि उत्कृष्टता का पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये मिला अमृतसर के रामबाग गेट को, ये आप जरूर याद रखना। और ये हरियाणा के गुरुग्राम वाला भी ध्यान रख लो और ये पंजाब की पीपल हवेली वाला भी ध्यान रख लो। एक बार सारे ही रीड कर लो, लिस्ट आपके सामने है। वैसे तो इस साल 3 देश हैं, भारत, नेपाल और चीन। इसकी 12 विरासत परियोजनाओं को ये पुरस्कार दिया गया, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो भारत का ही इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अच्छा, यूनेस्को की बात करें, स्थापना होती है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। और आप लोग मुझे बताना अब कि हमारी जो 42 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है? 42 वाली बताओ, 41 वाली बताओ और 40 नंबर वाली बताओ, कौन कौन सी और कहां पर है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के लिए अभी किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया? तो आंसर होगा JN1। और JN1 ये कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है। और अभी इसका पहला मामला भारत में देखोगे तो केरल में आया था
और दुनिया में इस वेरिएंट का पहला मामला ये अमेरिका में देखने को मिला था। तो सिंपल सा याद रखना है JN1। और क्या घोषित किया? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इसे घोषित किया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया, मतलब ये इतना गंभीर तो नहीं है, इतना सीरियस तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें इस पर नजर रखनी होगी। एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब ये अत्यधिक गंभीर स्थिति में होगा, उससे मौतें हो रही होंगी, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा होगा और उसकी संक्रामक क्षमता भी बहुत तेज होती है, तो फिर उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को इसीलिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और सेक्रेटरी जनरल है टेड्रोस अधानोम। फिर अगला प्रश्न क्या है? अभी संसद के द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 ये किस कानून को प्रतिस्थापित रिप्लेस करेगा? तो आंसर होगा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। तो अभी संसद ने ये राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक नेशनल टेलीकॉम बिल 2023 को पारित कर दिया और इसे संसद में पेश किसने किया था? हमारे जो IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने। और ये कानून किसको रिप्लेस करेगा? याद रखना, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को। मतलब आप कह सकते हो 138 साल पुराने कानून की ये जगह लेगा, इसकी जगह नया कानून आएगा। और इसमें 2-3 मुख्य बातें मैंने आपको बताई थी। अब आप फर्जी सिम नहीं ले सकोगे, फर्जी सिम का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। अगर कोई करता हुआ पाया गया तो 3 साल की जेल होगी और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो सरकार मोबाइल सेवा को और नेटवर्क को बैन कर देगी। और जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे आप सीरीज वगैरह मूवीज वगैरह देखते हो, OTT मतलब होता है ओवर द टॉप, तो OTT प्लेटफॉर्म हो गए, इंटरनेट कॉलिंग हो गए और मैसेजेस वगैरह जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राफ वगैरह, इन सेवाओं को टेलीकॉम से बाहर कर दिया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा वासुदेव देवनानी। उसके अलावा मैं और भी बता दूं, अभी जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, स्पीकर बने थे रमन सिंह, और मध्य प्रदेश विधानसभा के बने थे नरेंद्र सिंह तोमर। वैसे आप जानते हो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। मैं पांचों एक बार फिर से रिवाइज करा दूं क्या आपको? चलो कर लेते हैं। मिजोरम में जो मुख्यमंत्री बने वो लाल दुहोमा उनका नाम है। वहीं की एक लोकल पार्टी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी, वहीं के बंदे हैं ये। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों में बीजेपी आई है। छत्तीसगढ़ के बने हैं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, और मध्य प्रदेश के मोहन यादव बने, और राजस्थान में भजन लाल शर्मा। और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आई है, मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी। ध्यान रखना ये। फिर बताओ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 दिसंबर को मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस भी बोलते हैं। वैसे एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी होता है, वो भी याद रखना, वो हम 15 मार्च को मनाते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया था। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज नाम से पहल शुरू की? तो आंसर होगा बिहार ने। और इस इनिशिएटिव का, इस पहल का उद्देश्य क्या है कि बिहार की पुलिस को ज्यादा से ज्यादा 75 दिन दिए जाएंगे अपनी जांच को पूरे करने के लिए। कोई केस आया तो 75 डेज के अंदर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्हें करनी होगी, और इसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है अपराध अनुसंधान विभाग को। फिर बताओ अभी कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य ने किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी याद है ना, हमने चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई थी, जिस दिन हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के 51 किसानों को ये ट्रैक्टर उपहार में दिए। और किस योजना के अंतर्गत पूछेंगे तो कृषक उपहार योजना के अंतर्गत, मतलब लकी ड्रॉ निकाला गया और इस तरह से इनको ये दिए गए। और राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया था हमने? 23 दिसंबर को। और ट्रैक्टर से याद आएगा, स्वराज ट्रैक्टर के अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे महेंद्र सिंह धोनी, ये भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने कौन? वीटा दानी। तो इसमें शामिल होने वाले ये पहले भारतीय हैं, इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी हीरालाल सामरिया याद होगा, मुख्य सूचना आयुक्त बने थे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक बने। और गीतिका कौल आप जानते ही हो, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी थी ये कैप्टन गीतिका कौल। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? बंगलुरु में है। बंगलुरु के जो संस्थापक थे केम्पेगौड़ा जी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। और आपको याद भी होगा मोदी जी ने केम्पेगौड़ा जी की स्टैचू का अनावरण यहीं पे किया था,
हाइट याद रखना, उसकी 108 फीट ऊंची उसकी हाइट है स्टैचू की, और उसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उसको बनाया स्टैचू को राम विसुतार ने। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, रिवर्स स्विंग नाम की बुक को किसने लिखा? अशोक टंडन ने लिखा है। बुक का पूरा नाम है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन, और इसको लिखा है अशोक टंडन ने, और इसको लॉन्च किया था हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने। अगला प्रश्न भी अच्छा है। अक्टूबर 2023 में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था? तो ऑप्शन में देखो, आंसर आ जाएगा आपको साइकी, इसका उत्तर होगा। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड, और ये जो साइकी नाम का एस्टेरॉइड है ये बहुत कीमती माना जाता है। इसमें कई सारा लोहा, निकल और सोना हो सकता है, और इसी की स्टडी के लिए नासा ने ये मिशन शुरू किया था जिसका नाम साइकी रखा था इन्होंने। अच्छा, एस्टेरॉइड बेल्ट ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये मंगल यानी कि मार्स और बृहस्पति, जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। जुपिटर याद रखना ये हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, और रिंग प्लेनेट किसे कहते हैं? शनि को, सैटर्न को कहते हैं। वैसे सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? मरकरी है, बुध है। पर सबसे गर्म कौन सा है? वो मरकुरी नहीं है, वो वीनस है, शुक्र, जिसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुबह सुबह आप देखोगे ना तो ये आपको लास्ट तक दिखता है, और शाम को भी सबसे पहले यही दिखता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्म है। और अगर ये प्रश्न पूछे आपसे, जो कि कई बार एग्जाम में आता है, कि वो कौन से दो ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं उल्टी दिशा में, तो यूरेनस और वीनस। ये अच्छे प्रश्न है सारे, ध्यान में रखना इनको। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा? ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना इसको। एक्चुअली में मोदी जी ने भी इसरो को 2 लक्ष्य दिए थे, जिसमें से एक लक्ष्य था कि हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है। कब तक लक्ष्य दिया? 2035 तक बनाना है। और दूसरा लक्ष्य है कि हमें मानव को चांद पर भेजना है। कब तक? 2040 तक। ये दोनों आपको याद रखने हैं भैया। वैसे हमारा ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कब का है वो भी याद रखो, 2047, और कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य 2070 है। ये 4 लक्ष्य आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज की क्लास यही एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा ये रिवीजन वाली क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है, और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करो, वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। इतनी सी चीज आपसे कह रहा हूँ, सपोर्ट करो बस, ताकि ये आपको इसी तरह से अवेलेबल होती रहे। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करा करें। तो बस आज के लिए काफी है। राम राम।